आज फल के बारे में अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि फल क्या होता है, इसमें कितनी भित्तियाँ पाई जाती हैं और फल के प्रकार के बारे में जानेंगे, कहाँ से विकसित होता है, कौन सा भाग उसमें खाया जाता है, इन सब बारे में अध्ययन किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि फल क्या है। फल एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है, और यदि फल बिना निषेचन के विकसित होता है, कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं, तो उसे अनिषेकी या पार्थिनोकैरिक फल कहते हैं। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। फल में क्या चीज़ें पाई जाती हैं इसके बारे में देखते हैं। तो फल में एक चीज़ तो पाई जाती है फलभित्ति और दूसरी चीज़ पाई जाती है बीज। फलभित्ति या तो शुष्क हो सकती है या तो गूदेदार हो सकती है। अब देखते हैं, अगर भित्ति मोटी है और गूदेदार है तो उसमें क्या होता है। अगर फल भित्ति मोटी है और गूदेदार है तो उसमें एक बाह्य फल भित्ति पाई जाती है, एक मध्य फल भित्ति पाई जाती है और एक अंतः फल भित्ति पाई जाती है। मतलब 3 फल भित्तियाँ पाई जाती हैं। आम और नारियल का जो फल है उसको अष्टफल या ड्रूप के नाम से जानते हैं। इसको आप याद रखेंगे। आम और नारियल के फल को कौन से फल का प्रकार कहते हैं। आगे चलते हैं। ये फल एक आंडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं, सुपीरियर ओवरी जिसको कहते हैं। मतलब ये फल जो होते हैं वो सुपीरियर ओवरी से विकसित होते हैं और इनमें एक बीज पाया जाता है। आम में फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, गूदेदार एवं खाने योग्य मध्य फल भित्ति, मतलब जो मध्य फल भित्ति होती है वो गूदेदार होती है और खाने योग्य होती है। जो बाह्य फल भित्ति होती है ये आउटर कवरिंग के रूप में सबसे बाहर की तरफ उपस्थित होती है, और जो भीतरी फल भित्ति होती है ये भीतरी फल भित्ति, जिसको अंतः फल भित्ति के नाम से भी जानते हैं, ये कठोर होती है। अगर नारियल के केस में देखें तो मध्य फल भित्ति जो होती है वो तंतुमयी होती है। आगे चलते हैं, बीज के बारे में देख लेते हैं। बीज जो होता है निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है और बीज में एक बीजावरण होता है और एक भ्रूण होता है। भ्रूण में 2 भाग पाए जाते हैं, एक तो प्रांकुर और दूसरा मूलांकुर। एक तो प्रांकुर और दूसरा मूलांकुर, और 2 बीजपत्र उपस्थित होते हैं। अगर एक बीजपत्री बीज है तो उसमें एक बीजपत्र, अगर द्विबीजपत्री बीज है तो उसमें 2 बीजपत्र उपस्थित होते हैं। चलिए दोनों के बारे में अलग अलग अध्ययन कर लेते हैं। एक तो द्विबीजपत्री बीज की और दूसरा एक बीजपत्री बीज की संरचना के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे द्विबीजपत्री बीज की संरचना के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, बीज की बाहरी परत को बीजावरण के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो बीजावरण होता है, बीजावरण की 2 सतहें होती हैं। सबसे बाहरी सतह को बीज चोल कहते हैं और भीतरी सतह को टेगमेन के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, इसे और देखते हैं कि बीज में एक नाभिक भाग पाया जाता है। ये इसी नाभिक के माध्यम से जो बीज होता है वो फल से जुड़ा रहता है, और नाभिक के ऊपर एक छिद्र उपस्थित होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। यहाँ पर एक बीज की आकृति दी गई है और इस बीज में आप यहाँ पर नाभिक की स्थिति को और बीजांड द्वार की स्थिति को जान सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, बीज के सबसे बाहर की तरफ चारों तरफ बीजावरण उपस्थित होता है, ये भी यहाँ पर देख रहे हैं आप। और साथ ही साथ आपको ये भी इस फिगर में दिखाया गया है कि द्विबीजपत्री बीज में 2 बीजपत्र उपस्थित होते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में, और दोनों बीजपत्रों के बीच में एक
भ्रूण उपस्थित है जिसमें मूलांकुर और परांकुर दो भाग पाए जा रहे हैं। मूलांकुर और परांकुर जो दो भाग पाए जा रहे हैं। जो मूलांकुर भाग होता है इससे जड़ का निर्माण होता है और जो परांकुर वाला भाग होता है इससे तने का निर्माण होता है। साथ ही साथ जो बीजपत्र होते हैं इसमें भोज्य पदार्थ संचित रहता है। बीजपत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है जो जर्मिनेशन के समय में भ्रूण के पोषण का कार्य करते हैं। बीजपत्रों में भ्रूण कोश, ये एक प्रकार का ऊतक है, उपस्थित होता है जो भोजन के संग्रह का कार्य करता है। भोजन के संग्रह का कार्य करता है और ये भ्रूण कोश जो होता है वो द्विनिषेचन के फलस्वरूप बनता है। द्विनिषेचन के फलस्वरूप बनता है। अगर देखें तो चना, सेम, मटर में भ्रूण कोश पतला होता है, इसलिए इन्हें अभ्रूणपोषी के नाम से जानते हैं। जबकि अरंड में ये गूदेदार होता है, इसलिए इसे भ्रूणपोषी कहते हैं। अब चलते हैं एक बीजपत्री बीज की संरचना के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें भी जो एक बीजपत्री बीज होता है, सबसे पहली बात तो इसमें आप जान ही गए होंगे कि इसमें एक बीजपत्र पाए जाते हैं, इसलिए यह एक बीजपत्री कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर इसमें भ्रूणपोष की बात करें तो अधिकतर जो होते हैं वो बीज भ्रूणपोषी होते हैं और कुछ बीज जो होते हैं वो अभ्रूणपोषी होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं इसमें जो अनाज वाले बीज हैं वो बीज एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे मक्का में जो बीजावरण होता है वो झिल्लीदार होता है, फल भित्ति से संलग्नित होता है। और भ्रूणपोष जो होता है वो स्थूलीय होता है और भोजन के संग्रह का कार्य करता है। बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है जिसे एलुरान सतह कहते हैं। तो यहाँ पर आप इस फिगर में देख रहे हैं बीजावरण की ये बाहरी भित्ति है और एलुरान सतह द्वारा ये अलग हो रहा है। भ्रूणपोष जो होता है वो एलुरान सतह से अलग हुआ रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें लिखी गई, इनके बारे में देख लेते हैं। भ्रूण आकार में छोटा होता है। यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर खाँचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा सा ढोलकाकार बीजपत्र होता है जिसे स्केटुलम कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भ्रूण है वो भ्रूणपोष से अलग है, जो भ्रूण है वो भ्रूणपोष से अलग है। और यहाँ पर एक ढोलकाकार बीजपत्र पाया जा रहा है जिसे स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ इसमें परांकुर और मूलांकुर भी पाए जा रहे हैं जो सबसे ऊपर की तरफ एक आवरण से घिरे हुए हैं। अगर मूलांकुर आवरण से घिरा है तो उसको मूलांकुर चोल, और अगर परांकुर आवरण से घिरा हुआ है तो उसे परांकुर चोल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से एक बीजपत्री बीज की संरचना के बारे में हो गया। इसके आगे कल देखेंगे।